आदाब। मुज़फ़्फ़र टीवी में आपका इस्तकबाल है पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ। मैं हूं माहिरा गौहर। देखिए तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली विधानसभा में एलपीजी संकट पर हंगामा। आतिशी बोली 56 इंच का सीना रखने वाले ट्रंप के आगे झुक गए। जंतर मंतर पर दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन। यूजीसी के नियमों को लागू करने की उठाई मांग। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हथियार तस्करी रैकेट का भांडाफोड़। 21 घातक विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद। 10 लोग गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा को 2 दिनों से दूसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा व्यवस्था के बीच बजट सत्र जारी। सोनीपत में ट्रेन से गिरकर स्वर्ण पदक विजेता एथलीट की मौत। 130 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके थे फूल कुमार। और आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की बड़ी खबरों से। बता दें कि दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एलपीजी गैस की कमी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नेता विपक्ष आतिशी ने प्रदर्शन मार्च निकाला और आम आदमी पार्टी के बाकी विधायकों के साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि आप नेता आतिशी ने कहा कि देश में गैस की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आम जनता परेशान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि जो पहले खुद को 56 इंच का सीना बताते थे, अब वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि उनकी 56 इंच की छाती है, उन्होंने ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी आवाज निकलनी बंद हो गई है और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं दिल्ली वाले और देश वाले। आज पूरे देश में एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कहां गए 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी जी। आज क्यों आम लोग परेशान हो रहे हैं? यही दिल्ली विधानसभा है जहां पे बीजेपी ने वादा किया था कि होली और दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे। कई बारी इसकी घोषणा भी कर दी। अब इनकी तरकीब समझ में आई फ्री सिलेंडर की। सिलेंडर को गायब ही कर दो कि सब कुछ ही फ्री हो जाए, कि कुछ पैसे देने ही नहीं पड़े। सिलेंडर मिलेगा ही नहीं तो सब कुछ ही फ्री हो गया। बीजेपी वालों को सरकार चलानी नहीं आती है। चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो जहां पे मोदी जी बिल्कुल फेल हैं, उन्होंने वो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं। चाहे दिल्ली में हो जहां पर रेखा गुप्ता जी 1 लाख करोड़ के बजट से एक सीढ़ी नहीं दे पाई फायर डिपार्टमेंट को, और आज दिल्ली वाले बीजेपी से परेशान हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में न्यू उस्मानपुर में एक पार्क में 17 साल के लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि मृतक की पहचान जैद के रूप में हुई है और जो उसी इलाके का रहने वाला था। पुलिस को सुबह पार्क में शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा जोर पर्यावरण और हरियाली पर है। उन्होंने बताया कि लगभग 21% बजट ग्रीन बजट के तहत रखा गया है ताकि दिल्ली में प्रदूषण कम किया जा सके। और अब पीडब्ल्यूडी और फ्लड विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के सभी प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन बजट को करीब 3 गुना बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा ने कि पहले दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ावा दिया जाएगा। ने प्रस्तुत किया है। पिछले साल के 1 लाख करोड़ के बजट के
बाद 1,03,000 करोड़ का ये जो बजट है, कल के बजट में सबसे खास बात यह है कि दिल्ली की ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, दिल्ली के पॉल्यूशन से लड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। लगभग 21% का जो बजट है वो ग्रीन बजट को फोकस करके किया गया है, जिसमें लगभग सभी डिपार्टमेंट की प्रोजेक्ट्स को हरित प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए इसका विशेष कोशिश इस बजट में की गई है। चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या फ्लड डिपार्टमेंट हो या दिल्ली जल बोर्ड हो, सबकी प्रोजेक्ट्स में एक ऐसा कंपोनेंट रखा गया है कि वो दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ पर्यटन मंत्री होने के नाते मैं मुख्यमंत्री महोदया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पर्यटन का जो बजट है वो लगभग 3 गुना बढ़ाया गया है। दिल्ली के पास हमेशा से पर्यटन के क्षेत्र में एक पोटेंशियल था आगे बढ़ने का, लेकिन दिल्ली के कला, संस्कृति एवं पर्यटन को अनदेखा करके रखा गया। जिस प्रकार से बाकी दिल्ली को अनदेखा किया गया, उस प्रकार से दिल्ली के कला, संस्कृति और पर्यटन को भी अनदेखा किया गया। लेकिन इस बार पर्यटन का बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बजट भी बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ पर्यटन विभाग को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में जो पब्लिक कन्वीनियंस है, जन सुविधाएं हैं, उनको बनाने की लगभग 1000 जगहों पर जन सुविधाओं का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की जिम्मेदारी भी दिल्ली के पर्यटन विभाग को। बजट सत्र के दौरान चल रहे सत्र के बीच दिल्ली विधानसभा को बुधवार यानी कि 25 मार्च आज लगातार दूसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह 9:50 के आसपास विधानसभा और के अध्यक्ष और अधिकारी ईमेल पर बम की धमकी मिलने के बाद डॉग स्क्वाड की टीम और बम स्क्वाड कर्मियों ने विधानसभा परिसर की जांच की। बता दें कि धमकी के बावजूद बजट सत्र 11 बजे शुरू हुआ। सूत्रों के अनुसार ईमेल में डीएमके और एआईडीएमके और आईएसआई का जिक्र था और कहा गया था कि दोपहर 1:40 बजे तक परिसर में कई आरडीएक्स विस्फोट होंगे। और इससे पहले मंगलवार 24 मार्च, ठीक एक दिन पहले, दिल्ली बजट 2026-27 की निर्धारित प्रस्तुति से कुछ घंटे पहले स्पीकर की ईमेल पते पर बम की धमकी मिली थी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और विधानसभा परिसर को पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। विपक्षी दलों के सांसदों ने देश में एलपीजी के संकट को लेकर बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। और बता दें कि विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर एम्प्टी सिलेंडर, एम्प्टी प्रोमिसेस, खाली सिलेंडर और खोखले वादे लिखा हुआ था। विपक्षी दलों ने मोदी जी एलपीजी के नारे भी लगाए। बता दें कि विपक्षी दल पश्चिम एशिया संकट और देश में ईंधन की कथित किल्लत को लेकर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग कर रहे हैं लगातार। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति को अपनी निजी विदेश नीति बना लिया है, जो कि जगहंसाई का एक रूप बन गया है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में एलपीजी गैस संकट का मुद्दा जोर शोर से उठा। इस दौरान विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैस की किल्लत से आम लोग परेशान हैं और कई परिवारों में रोजमर्रा की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त शादी का भी मौसम है और शादियों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि इकबाल ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके, या इसको लेकर जो भी दिक्कतें हैं इसको लेकर सरकार साफ साफ पब्लिक को सारी बातें उनके सामने रखे, विपक्ष के सामने रखे। और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जो है इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है और बात करने की अपील कर रहा है। पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे देश के अंदर एक दहशत का माहौल है एलपीजी गैस को लेकर। आज इंडक्शन जो है पूरे मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। आज जो जितनी गैस एजेंसीज हैं वो मिसयूज कर रही हैं, जनता के भ्रम का, जनता के डर का, मौके का फायदा उठा रही हैं। आज डोमेस्टिक सिलेंडर 3,000 साढ़े 3,000 रुपए में मिल रहे हैं।
कमर्शियल सिलेंडर आज 5,000 रुपए में मिल रहा है। आज जितने भी बड़े बड़े इवेंट हैं, शादी ब्याहों के फंक्शनों का सीजन शुरू हो गया है, कोई भी इस टाइम बड़े फंक्शंस करने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी बड़े कैटर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है। आज 200-300 लोगों का, दिल्ली जैसी राजधानी में छोटे से छोटे फंक्शन भी 200-300 लोगों का आज इवेंट करना भारी पड़ गया है। तो मैं सरकार से मेरी ये गुजारिश हुई थी कि सरकार दिल्ली की जनता को अवगत कराए, कि दिल्ली की जनता को इस परेशानी से निकाले। और माननीय मंत्री सिरसा जी ने दिल्ली की जनता को मेरे सवाल पर उन्होंने जवाब भी दिया है कि जनता को गैस के सिलेंडर से कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और मैं चाहूंगा कि जो व्यापारी, जो परेशान हाल लोग हैं, जो आज ऑनलाइन बुक कर रहे हैं अपना गैस का सिलेंडर, और उस गैस को सिलेंडर 4-4, 5-5 दिन तक नहीं पहुंच पा रहा है लोगों के घरों में। और दूसरी दहशत यह है कि जो सिलेंडर वाले हैं, जो गरीब आदमी है, जो 12 किलो का, 14 किलो का सिलेंडर अपने कंधे पे रख के आपकी बिल्डिंग तक चला रहा है, वो आज दहशत के माहौल में गैस एजेंसी से लेकर आपके घर तक नहीं पहुंच पा रहा। तो सरकार उसको भी सुरक्षा दे और आम जनता जो सिलेंडर बुक कर रही है आसानी से, जिस रूटीन से हमेशा होता था उस रूटीन से उनके घरों तक सिलेंडर पहुंचे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप के अंदर भी 2-2, 3-3 किलोमीटर तक की लंबी लंबी कतारें हैं, लाइन है। लोगों में एक दहशत का माहौल है। सरकार का फर्ज है कि इस दहशत के माहौल से दिल्ली की जनता को निकाले। दिल्ली के जंतर मंतर पर दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया। ये सभी संगठन डोमा परिसंघ के बैनर तले इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि यूजीसी के नियमों को सही तरीके से लागू किया जाए। उनका कहना है कि नियमों में लागू न होने से शिक्षा और नौकरियों में बराबरी के मौके प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील भी की है। यूजीसी का जो नियम जारी हुआ वो SC, ST, OBC के छात्रों के साथ में जो यूनिवर्सिटी, जो कैंपसेस और हॉस्टल में भेदभाव होता है, आत्महत्याएं करना पड़ता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार पूरी कम्प्रिहेंसिव जो एक नियम लागू हो, चूंकि चाहे एनएफएस हो, नॉट फाउंड सुटेबल, SC, ST, OBC के हजारों लाखों स्टूडेंट्स और प्रतियोगी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर के काबिल हैं, लेकिन उनको रिजेक्ट किया जाता है नॉट फाउंड सुटेबल पर। और हॉस्टल में अलग अलग हॉस्टलों में रखा जाता है और दूसरे मंजिलों पे रखा जाता है। और इंटरनल असेसमेंट में जो टीचर हैं, प्रोफेसर अन्याय करते हैं। तो जो यूजीसी कानून आया था उसका जो सवर्ण समाज ने विरोध किया, गलत विरोध किया। यह कहना कि सारे SC, ST, OBC, खासतौर से OBC से उनको ज्यादा इतराज है कि OBC के लिए क्यों किया जा रहा है। तो मैं OBC के लिए भी कहूंगा कि जागो, तुम्हारी लड़ाई दलित लड़ते हैं, लेकिन तुम अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करो। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी तो राजनीतिक पटल पर नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर इससे बड़ा इस समय कोई मुद्दा नहीं है पूरे उत्तर भारत में। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बेहद संवेदनशील ऑपरेशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि इस मॉड्यूल के तार पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। पुलिस ने दिल्ली के वॉल्ड सिटी पुरानी दिल्ली इलाके में संचालित होने वाले इस गिरोह के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 21 घातक विदेशी हथियार, 200 जिंदा कारतूस बरामद किए। बरामद हथियारों में चेक रिपब्लिक निर्मित सब मशीन गन, तुर्की के स्टोइजर और चीन की PX-3, इटली के बरेटा और ब्राजील की टॉरस और जर्मनी की वॉल्थर पिस्टॉल, जिसका उपयोग आमतौर पर केवल स्पेशल फोर्सेस करती हैं, उन्हें बरामद किया गया है। और दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक स्लीपर बस पलटने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 23 लोग लगभग घायल हो गए। यह हादसा देर रात करीब 1 बजे हुआ, जब बस जयपुर से दिल्ली आ रही थी। बता दें कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों के इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर मामला कैसे पेश आया। लेकिन फिलहाल 2 लोगों के मौत की खबर है और कई लोग
अभी जो है अस्पताल में भर्ती है और घायलों का इलाज चल रहा है। इसको लेकर अधिक जानकारी जो कुछ भी अपडेट आएगा मुंसिफ टीवी आप तक पहुंचाता रहेगा। निर्मल, हाँ जी, हमारे से 5 मिनट पहले ही पलटे थे और घायल इसमें सारे अंदर ही थे। सर वो इधर से आ रही थी कहीं राजस्थान से और ये नोएडा की तरफ जा रही थी। तो यहाँ अंधेरा था, गुप अंधेरा, रात में अंधेरा रहता है यहाँ, तो उसको कुछ नजर नहीं आया होगा तो स्पीड में थी, बस ऐसे पलट गई। हाँ इसमें टकराई है, यहाँ बोर्ड सारे तोड़ दिए उसने। ना मैं तो उत्तम नगर से नई दिल्ली जा रहा था। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का आज दिल्ली में ग्रीन पार्क शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया और राणा की मंगलवार को एम्स दिल्ली में 13 साल के अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद मौत हो गई। बता दें कि हरीश राणा का निधन 24 मार्च को शाम 4:10 पर दिल्ली के एम्स में हुआ। हरीश राणा के निधन की खबर सुनकर सोसाइटी के तमाम लोग उनके घर पर संतावना देने पहुंचे और हरीश राणा गाजियाबाद के थे और 13 साल से अचेत अवस्था में पड़े थे और जानकारी के मुताबिक वो चंडीगढ़ में जब पढ़ाई कर रहे थे तब साल 2013 में अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से नीचे गिर गए थे और इस घटना से उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद से वो सालों से बिस्तर पर अचेत अवस्था में कोमा में थे और हरीश राणा की मौत पर यूपी के कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय ने भी दुख जताया है। देखिए, ये परिवार बहुत ही, मैं इतना कहूंगा, जिन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित करके अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया पर बचा नहीं पाए, पर जाते जाते भी उस परिवार ने अपने बच्चे का जो उन्होंने 5 अंग दान किया, देश को एक प्रेरणा दिया कि जो एक बच्चा इतने साल से बीमार था उस देश के लिए अपना पूरा समर्पण किया और जिस तरीके से इस परिवार ने अपना समर्पण भाव दिखाया अपने बच्चों को बचाने के लिए, हम सब लोग ऋणी हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी शोक संवेदना प्रकट करती है और इस परिवार के साथ खड़ी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी का कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने राज्य सरकार के नए प्रोजेक्ट्स को लेकर कई अहम जानकारी दी है। बहुत से मुद्दों पे निर्णय हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको कैबिनेट की बैठक के निर्णयों से अवगत कराएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। थैंक यू। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मां के नवरात्रे भी चल रहे हैं। आप सबको मां के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आज की कैबिनेट में ये काफी लंबी कैबिनेट चली है। ये पहली कैबिनेट है, नॉन स्टॉप काम करना है तो मैराथन चलेगा। लगभग 6 घंटे ये बैठक चली है। आज की बैठक में 31 एजेंडे थे, जिसमें से 18 एजेंडे मंजूर किए गए। साथियों, सबसे पहले तो हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम में संशोधन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके निर्देशानुसार इस जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट द्वारा दी गई है। हरियाणा के सोनीपत में एक दुखद हादसे में 70 साल के बुजुर्ग एथलीट फूल कुमार की मौत हो गई। वे जन शताब्दी एक्सप्रेस से गिर गए थे। फूल कुमार हाल ही में चंडीगढ़ में हुए खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स में पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीतकर लौट रहे थे। वे रेलवे में चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद से रिटायर थे और अपने करियर में 130 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 22/3/26 को सुबह 6:30 बजे राड़धाना स्टेशन मास्टर ने इतला दी थी कि 29 का 24-26 दरमियान रेलवे स्टेशन राड़धाना नरेला पर एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी कार्रवाई के लिए अजय कुमार ASI को भेजा गया था, जिसने दौरान कार्रवाई मृतक की शनाख्त 23 तारीख को फूल कुमार के रूप में हुई थी। फूल कुमार जो एक खेलो इंडिया का प्लेयर था और चंडीगढ़ गया हुआ था।
जो रेलवे शताब्दी एक्सप्रेस से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है। लाश का पोस्टमार्टम कराकर वारसान के हवाले कर दिया गया है। 22/3/26 को बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लूट घसोट के राजा केजरीवाल और भगवंत मान दिल्ली और पंजाब को लूटने में लगे थे। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है जो झुकता नहीं, रुकता नहीं, जवाब देना भी जानता है और सजा देना भी जानता है। गैर जिम्मेदाराना बयान देना और सर्वदलीय बैठक से भाग जाना, ये राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी राहुल गांधी देश को बदनाम करने का, देश विरोधी कार्य करने का एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह आज खड़े हुए हैं। हर विषय पर देश विरोधी बोलना, देश को बदनाम करने का काम ये राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। कांग्रेस के दौर में विदेश नीति कमजोर और दबाव में रहती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। यही फर्क है निर्णायक नेतृत्व और दिशाहीन राजनीति में। दिल्ली हो या पंजाब, लूट खसूट के महाराजा ऐशो आराम के लिए देश के खजाने को खाली करने वाले केजरीवाल और भगवंत मान जनता के खजाने को लूटने में जुटे हैं। वादे तो गरीबों के लिए करते हैं, लेकिन खर्च खुद की ऐशो आराम पर कर रहे हैं। पंजाब महंगाई की और आर्थिक तंगी की मुश्किलों में जूझ रहा है और शीश महल के शहंशाह केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री का प्लेन लेकर गुजरात के दौरे कर रहे हैं और आम पंजाबी को एक एफआईआर डाउन करने के लिए, एफआईआर डाउनलोड के लिए 80 रुपये फीस देनी पड़ रही और पूरे भारत में कहीं भी एफआईआर डाउनलोड करने का पैसा नहीं लगता। लेकिन निकम्मी सरकार वो 80 रुपए इकट्ठे करके केजरीवाल की खातरदारी में खर्च किया जा रहा। और पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने पंजाब सरकार के 4 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां गिनाई और बोला कि सरकार लगातार तरक्की के लिए काम कर रही है और पंजाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी के 2 ही प्रिंसिपल्स हैं जिनको लेकर अरविंद जी ने ये पार्टी बनाई थी। एक ईमानदार राजनीति और दूसरे लोगों के डेवलपमेंट के काम। इन दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर पिछले 4 साल से भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब में सरकार चल रही है और अपने उन्हीं कामों को लेके हमने आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट में ने फैसला किया है कि लोगों के घर घर तक जाएंगे, उनके गली मोहल्ले तक जाएंगे। उसके लिए 16,000 रैलीज, जनसभाएं, नुक्कड़ मीटिंग्स जो हैं वो करने का प्लान बना है, जिसमें हमारे हजारों लीडर्स, वर्कर्स, पार्टी ऑफिस बेयरर्स वो सारे के सारे मैदान में उतरेंगे ताकि लोगों तक बात पहुंचाई जा सके कि जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ वो इन 4 सालों में अगुवाई ने करके दिखाया है। बेहतर आपको बता पाएगी, लेकिन पिछले लंबे समय से जो चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली पुलिस ने कार्रवाई की होगी और उनको अरेस्ट किया। इसमें मेरे तो कहने वाला कुछ है ही नहीं, क्यों होनी चाहिए। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।